इंडिया में अबाउट 60,000 ईयर्स पहले ह्यूमैनिटी पहुंच चुकी थी और इंडिया से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं। ओके जो नॉर्थ गई, वेस्ट गई, ईस्ट गई। भिरदाना इज द ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट, जो रफली 9,500 ईयर्स ओल्ड है। डैम, इमेजिन कीजिए, ये तो हम एक साइड से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, राइट। अगर आप उस पर ढंग से एक्सकवेशंस करेंगे हमें क्या क्या मिल सकता है। काफी लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं पुराणों को, बोलते हैं कि अरे पुराणों में तो इतने इंटरपोलेशन है, पुराणों की तो स्टोरीज कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ये है वो है। पर आप पुराणों को पढ़े बिना वेदों को नहीं समझ सकते, राइट। जो एक्चुअल हिस्टोरियंस हैं, जिनका जो ओपन दिमाग से उसको अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि ये सिंधु घाटी नहीं थी, सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। राइट। क्योंकि सरस्वती नदी का जो रिवर बेड, जो ड्राई रिवर बेड जिसकी हमने बात की, उसमें 300 से ज्यादा साइट्स हैं। इंडस वैली, हड़प्पन जो साइट्स हैं, राइट, वो 300 से ज्यादा साइट्स हैं। और इंडस रिवर के अराउंड, सिंधु रिवर के अराउंड ऑलमोस्ट 30 साइट्स। सब बोलेंगे अगर माइथोलॉजी है तो, क्योंकि अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आपको सब कुछ माइथोलॉजी फेक ही लगेगा। पर अगर आप उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ढूंढेंगे तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है उसके अंदर। मतलब हमें लगता है कि अरे ठीक है, प्रेयर्स ही तो है, पर सिर्फ प्रेयर्स नहीं है, उससे हमें पता चलता है कि कल्चर क्या था, क्या रिचुअल्स थे, कौन से भगवानों को मानते थे, ज्योग्राफी क्या थी इंडिया की, जो उसमें मेंशन है वेदों में, हिस्ट्री क्या है हमारी, क्योंकि काफी राजा, काफी बैटल्स भी मेंशन है उसमें, क्योंकि कुछ वर्सेस उस टाइम भी कंपोज हुए जब there were some political upheavals, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था इंडिया में, कुछ राजाओं की, कुछ ट्राइब्स की आपस में लड़ाइयाँ जो चल रही थी, वो भी रिकॉर्डेड हैं वेदों में। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स ही नहीं है, पर उन रिकॉर्ड्स को ऐसे प्रिजर्व किया गया है कि उसमें प्रेयर है किसी भगवान की। जैसे एक दशराग्न्य वॉर थी, बहुत बड़ी वॉर है वो, और उसमें 10 राजा थे जो उस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। राइट, अलग अलग ट्राइब्स थी, 10 अलग अलग ट्राइब्स थी। उसमें से एक जो ट्राइब थी जो भरत की थी, उनके अगेंस्ट 9 ट्राइब्स इकट्ठी हो गई थी। मैं इंटरप्ट करूंगा, भरत मतलब ये जो किताब आपकी है, हाँ, वो वाले भरत? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे वो ट्राइब शुरू हुई थी। हाँ, तो भरत जो है, ये भरत वंशी जो राजा है, वो इन्हीं भरत के डिसेंडेंट्स है बेसिकली। जब हम महाभारत की बात करते हैं तब भी हमें महाभारत में भी ओरिजिनली जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उनके डिसेंडेंट्स की जो स्टोरी है वो है महाभारत। और ये जो भरत ट्राइब है ये भी इन्हीं के डिसेंडेंट्स थे। पर ये महाभारत और रामायण से काफी पहले की है बात। तो ये भरत के ही डिसेंडेंट्स में से एक थे। उनके अगेंस्ट 9 अदर ट्राइब्स जो थी वहाँ उस टाइम की प्रोमिनेंट, वो इकट्ठी हो गई थी। और इसमें बहुत ही डिटेल्ड बैटल के सीन्स भी हमें मिलते हैं। जैसे तो उसमें जैसे एक नदी के इस तरफ भरत है, दूसरी तरफ वो है, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की, और वो आ रहे थे अटैक करने, और इंद्र ने एक फ्लड सडनली क्रिएट कर दिया, बारिश होने लगी, तूफान आ गया, तो उनकी आर्मी बह गई। तो ऐसी ऐसी डिटेल्स दी गई है। हाँ, तो ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं, अगर आप देखिए इस पे कितना कुछ बनाया जा सकता है, जो विविड डिस्क्रिप्शंस है ना। अगर आप ट्रांसलेशन भी देखोगे, ट्रांसलेशन में ही आपके दिमाग में वो विजन आ जाता है सामने कि कैसा होगा। तो ओरिजिनल संस्कृत पढ़ के अगर आप बनाएंगे तो वो तो अलग ही लेवल का बनेगा। सो ऐसी डिटेल्स भी हैं, पर इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। कि इंद्र के लिए एक प्रेयर है जिसमें मेंशन किया गया है कि इंद्र, आपने जिस तरह इस बैटल में इसका भरत वंश का साथ दिया था, उसी तरह हमारा भी साथ देना। तो इस तरह से काफी सारी हिस्टोरिकल डिटेल्स भी हैं। जो वो मतलब जब वो बोल रहे हैं कि हमारा साथ देना, उसी में वो बता रहे हैं कि उस वक्त आपने क्या किया था, वो अभी भी करिए। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों किया रहेगा? तो आई थिंक ये विजन्स जैसे थे ना। तो ये विजन्स थे, तो उनको उस समय तपस्या करते हुए उनके कोई विजन है, क्योंकि जरूरी नहीं ये सारी चीजें उन्होंने देखी खुद होती हुई। उनको विजन में आया कि एक ऐसा हुआ था, तो उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया अपने मंत्र में कि ऐसी एक इतिहास में ऐसी घटना हुई थी। तो यमुना और सरस्वती के बीच का जो एरिया था, तो उस एरिया में ये लोग रहते थे, जो पुरु एरिया था, पुरु किंगडम था। और वहाँ पुरु या कुरु किंगडम था।
सो यहाँ पे मोस्टली ऋषियों के आश्रम थे। तो इनके जो मंत्र हैं उसमें सप्त सिंधु का तो उल्लेख मिलता ही है। और सप्त सिंधु में गंगा, यमुना, जो सिंधु है नदी, इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सारी आती हैं, और सरस्वती आती है। ओके। और सरस्वती का जो मेंशन मिलता है वो यमुना और सतलुज के बीच में मेंशन मिलता है। सरस्वती नदी का रिवर बेड मिल चुका है। जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसमें जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, अब उसको जो एक्चुअल हिस्टोरियंस है जिनका जो ओपन दिमाग से उसको अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि ये सिंधु घाटी नहीं थी, सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। राइट। क्योंकि सरस्वती नदी का जो रिवर बेड, जो ड्राई रिवर बेड जिसकी हमने बात की, उसमें 300 से ज्यादा साइट्स हैं। इंडस वैली, हड़प्पन जो साइट्स हैं, वो 300 से ज्यादा साइट्स हैं। और इंडस रिवर के अराउंड, सिंधु रिवर के अराउंड ऑलमोस्ट 30 साइट्स हैं। राइट। तो सबसे ज्यादा तो सरस्वती रिवर के आसपास 10 गुना ज्यादा साइट्स एक्चुअली सरस्वती के अराउंड हैं। और आप देखिए, इसीलिए सरस्वती को गॉडेस ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है। और उसके अलावा मतलब हमें सिर्फ और सिंधु और सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, पर अगर आप वेदों में देखेंगे तो उसमें मेंशन मिलता है और भी काफी राज्यों का। मतलब जो ये रिवर से कनेक्टेड, रिवर के अलावा और भी काफी जो राज्य थे उनका भी मेंशन है। ओके। जैसे विदेह है, जहाँ की जनक थे, जहाँ के सीता जी को वैदेही मानते हैं ना, तो मिथिला वाज द कैपिटल और विदेह किंगडम था। तो विदेह का भी मेंशन है। और अगर आप जो कुरु किंगडम्स हैं, पांचाल किंगडम है, मत्स्य किंगडम है, विदर्भ है, मगध है, मतलब ये सारे नाम नहीं आते, पर कुछ कुछ नाम तो जरूर फीचर होते हैं। और अगर आप एक्सकवेशंस करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो एक्सकवेशंस हुई थी सिनौली में, उसमें सबसे पुराना चैरियट मिला है, सबसे पुराना रथ मिला है जो घोड़ों के द्वारा ड्राइव किया जाता था। ओके। सो इंडिया में रथ मिला है एज एन इंटैक्ट रथ? इंटैक्ट रथ। डैम, सीरियसली? जो बरियल में मिला था, क्योंकि एक्सकवेशन तो आपको सॉइल में करने पड़ते हैं, पर ये एक बरियल साइट है। हाँ, सिनौली में। बरियल साइट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे दफनाया गया होगा। अच्छा, मतलब किसी ने जानबूझ के दफनाया? हाँ, दफनाया हुआ। तो मतलब एक ऐसी मान्यता है। देखिए, अब अगर वेदों में दोबारा हमें ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग बोलते हैं अरे हिंदुइज्म में तो दफनाते नहीं है, सिर्फ जलाते हैं। पर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऐसे कुछ श्लोक हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शायद कुछ केसेस में इनको डेड बॉडीज को दफनाया भी जाता था। हाँ, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये भी कुछ वर्सेस में पता चलता है, क्योंकि उसमें वो ऐसा मेंशन करते हैं कि आप धरती की गोद में आप लेट चुके हैं। पर क्यों दफनाया जाता है? कुछ रीजन भी? सो जो एनालिसिस से पता चलता है कि दिस वाज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। ओके। लेकिन जैसे लड़ाई में जो मारे गए हैं या जो अनमैरिड होते थे, उनके लिए कभी कभी ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। अब ये जो साइट्स हैं सिनौली की स्पेशली जैसे है, वो क्लियरली एक वॉर जोन था। वहां पे डेफिनेटली कोई लड़ाई हुई थी, क्योंकि जो बेरियल्स हैं वहां पे वो सारे सैनिकों के हैं। अच्छा। तो इसलिए वहां पे एक रथ भी है जो बेरिड है। ओके। और वहां पे अलग अलग ग्रेव्स है जिसमें मेल सैनिक भी है और फीमेल सोल्जर्स भी हैं। तो उनके साथ उनके वेपन्स भी दफनाए गए हैं। राइट। सो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब इतनी डिटेल्स हैं जो एक्सकवेशंस में अभी मिलनी बाकी हैं। सो ये जो आपने कहा कि उनके वेपन्स भी दफनाए गए हैं, वेपन्स किस मटेरियल से बने? बिकॉज इससे मुझे ये जानना है कि वो जो हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक एज, आयरन एज, तो ये किस एज में? आई थिंक जहां तक मुझे याद है कॉपर के वेपन्स थे, कॉपर की सॉर्ड्स वगैरह हैं। आई डोंट थिंक आयरन की हैं। सो दिस इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कॉपर या ब्रॉन्ज आई थिंक। सो इनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस कहते हैं। आयरन एज सिविलाइजेशंस आर मोर रीसेंट। राइट। तो ये जो है, जो रथ वगैरह है, इनकी जो कार्बन डेटिंग वगैरह भी की गई है, उससे पता चला कि ये ऑलमोस्ट 2500 BC के अराउंड के हैं। 2500 BC। ओके। तो मतलब 4500 साल पुराने हैं। राइट। उस टाइम के हैं जब सिंधु और सरस्वती में सभ्यता चल रही थी। राइट। उस टाइम उत्तर प्रदेश में भी सभ्यता थी, जिनके पास चैरियट्स थे। हमें चैरियट सिंधु घाटी में कहीं नहीं मिले हैं। हमें सरस्वती की जो एक्सकवेशन हुई वहां पे नहीं मिले, हमें उत्तर प्रदेश में मिले। राइट। सो क्लियरली एक सिविलाइजेशन ऐसी थी, हो सकता है ये पूरा एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट हो, लेकिन अभी कहना मुश्किल है क्योंकि हमने एक्सकवेशंस ही नहीं किए। ओके। और जो आप बात कर रहे थे ढोलावीरा और लोथल की, अभी ये भी उसी का पार्ट था।
क्योंकि हमें कैसे पता चलता कि सारी एक ही सिविलाइजेशन के, क्योंकि इन सब की जो स्ट्रक्चर है उनके शहरों का वो सेम है। एज इन सारे के सारे जो शहर है वेल प्लान शहर है। ओके। उनमें 90 डिग्रीज एंगल्स पे सड़कें हैं। ओह। उनमें ग्रिड स्ट्रक्चर है। राइट। उनमें स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक्स का। ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज है। आप इमेजिन कीजिए सिंधु घाटी से लेके मतलब ऑलमोस्ट गांधार से लेके गुजरात तक सेम साइज यूज हुआ है ब्रिक्स का। एंड दिस इज एन एरा जहाँ पे मतलब इंटरनेट नहीं है, सो आप भेज भी नहीं सकते तुरंत। बिल्कुल, उनका रेशियो सेम है। आई थिंक 1:3:4 रेशियो है ब्रिक के साइज का। सेम ब्रिक्स का साइज यूज हुआ है। सेम सील्स यूज हुए हैं। जो हम पशुपति सील और दूसरे सील्स की बात करते हैं, अगर आप इंडस वैली सील्स सर्च करेंगे अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सेम सील्स आपको हर जगह मिलेंगे। चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो। इतने बड़े वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड सिविलाइजेशन थी। राइट। उनका कंस्ट्रक्शन का टाइप सेम था। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम थे। उनके पास मल्टीपल स्टोरी की बिल्डिंग्स थी जिसमें से पानी फ्लश होके नीचे आता था, जो आज भी इंडिया में मुश्किल है। राइट। अगर आप देखेंगे जिस तरह हमारे शहरों का हाल है, कंप्लीटली अनप्लान्ड। और ये उस जमाने में 5000 साल पहले एटलीस्ट ये सिविलाइजेशन एक पनप रही थी जो कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज थी। राइट। सो इससे रिलेटेड जब हम वेदों के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे थे, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है कि ये 5000 साल पुराने एक्सकवेशंस में हमें जगह मिली है, लेकिन हमें उनका उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी लिपि जो है वो हमें अभी तक डिसिफर नहीं हो पाई है। समझ में नहीं है, तो हमें नहीं समझ में आई कि वो क्या लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास वेद हैं जो पूरी एक एक्सटेंसिव डिटेल्स देते हैं लाइफ की, पर उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई हिस्टोरिकल साइट एविडेंस नहीं है। हाँ। तो एक ऑथर है डॉक्टर डेविड फ्रॉली, और उनकी बहुत अच्छी उन्होंने बुक्स लिखी हुई है इंडियन हिस्ट्री पे। सो जैसे आपने लॉस्ट रिवर बोला, वो मिशेल डेनिनो की है। मिशेल डेनिनो, या दोनों ही मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं, मिशेल डेनिनो एंड डेविड फ्रॉली। और डेविड फ्रॉली का उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था और उसको बोलते हैं फ्रॉलीज पैराडॉक्स। ओके। कि ऐसा कैसे है। हाँ। तो क्लियरली कहीं पे हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, और उनका ये कहना है कि हो सकता है, और काफी दूसरे हिस्टोरियंस भी अब ये बात करते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो इंडस वाली सभ्यता थी वो ही वैदिक सभ्यता थी। ओके, बट इंडस वाली जो सभ्यता है वही वैदिक सभ्यता है। हाँ। बट देन अगेन ये क्वेश्चन तो फिर भी रहेगा ना कि हम जैसे वेदों को समझ पाते हैं, हाँ, वैसे जो हमें उनकी जो लैंग्वेज है, वेदों की जो भाषा है वो हम समझ पा रहे हैं, लिपि अलग हो सकती है ना। ओके। हाँ। राइट। तो क्योंकि उसे कंपाइल तो बाद में किया गया। हाँ, उसे लिखा बाद में गया है। ओके। तो इसीलिए ओरल ट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट था कि आप लिपि समझ पाए या नहीं, फ्यूचर में जाके लिपि चेंज हो जाती है। अगर आप ब्राह्मी लिपि को देखेंगे, आज इंडिया में किसको आती है ब्राह्मी लिपि? बहुत रेयरली किसी को आएगी। आई वुड से 1% पॉपुलेशन भी नहीं होगी। एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। तो ब्राह्मी लिपि जो इंडिया की सारी स्क्रिप्ट्स की जननी है, उसी से इंडिया के सारे स्क्रिप्ट्स बने हैं। हम अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, हमें ब्राह्मी नहीं आती। तो उसी तरह आप इमेजिन कीजिए कि एक लिपि जो उस टाइम की थी, अगर वो हमें नहीं पढ़नी आती, वो इन्फॉर्मेशन अभी लॉस्ट ही है। राइट। हाँ। हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ उन सील्स के ऊपर, पर लेकिन हमने उसको ओरली ट्रांसमिट किया तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास बची रही। ये एक जीनियस था ओरल ट्रांसमिशन का, जो वेदों में हमें नजर आता है। बट सर अगेन यहाँ पे एक और चीज़ आती है फिर। ऑफ कोर्स मतलब हम सरस्वती की बात करें, हम वेदों की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो आर्यन इन्वेजन की कैसे बात नहीं कर सकते। बहुत एक फेमस थियोरी है कि आर्यंस आए, उन्होंने हम पे अटैक किया एंड देन फिर उन्होंने ये वेद लिखे। बट देन अगेन वो जो बुक थी लॉस्ट रिवर, दैट उसमें जो सरस्वती रिवर का मिलना जो है वही पूरी इस थियोरी को डिबंक कर देता है। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? श्योर। सो ये उसी से रिलेटेड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सिंधु सरस्वती सभ्यता के मेजॉरिटी जो साइट्स हैं वो सरस्वती पे हैं, तो क्लियरली कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आर्यंस जो सरस्वती के अराउंड रहते थे, सरस्वती की पूजा करते थे,
कहीं वेदों में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उन्होंने आके अटैक किया, जो लोकल्स थे उनको मारा। उन्होंने सरस्वती की बल्कि पूजा ही की। अगर वो बाहर से आए थे, वो सरस्वती की क्यों पूजा कर रहे हैं? वो अपने किसी और रिवर की पूजा करते। अब इस थियोरी को, आर्यन इन्वेजन को ना बहुत स्मार्टली मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि आर्यन इन्वेजन का कोई प्रूफ नहीं है टिल डेट। बिकॉज जो एक्सकवेशंस में मिलते हैं उसमें कोई ऐसा मतलब आई हर्ड कि मतलब वॉर वाला आपको कुछ वैसा वो नहीं मिलता, में ऐसा नहीं मिला है। और इनफैक्ट इनिशियली जब इन्होंने मोहनजोदारो हड़प्पा के एक्सकवेशंस किए थे अंग्रेजों ने, तो उस टाइम पे एक जगह पे उन्हें मास ग्रेव्स ऐसे मिली थी जहाँ पे सडनली ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद अटैक किया या कुछ कैलामिटी हुई है, कि वहाँ मास ग्रेव्स थी, वहाँ पे स्केलेटन्स थे बहुत सारे और उल्टी सीधे डायरेक्शंस में लेटे हुए थे, जो सडनली हुआ होगा। पर उसका कोई वहां पे कोई वेपन्स नहीं है, वहां पे कोई चैरियट्स के अवशेष नहीं है, घोड़ों के बोन्स नहीं है जो आपको लगे कि भाई रथों में चढ़ के आर्यंस आए और उन्होंने अपरूट कर दिया है यहाँ के लोगों को। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। प्रोबेबली कोई नेचुरल वहां पे कैलामिटी हुई होगी, अर्थक्वेक या कुछ, अर्थक्वेक होगा, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सरस्वती गायब ही क्यों हुई, क्योंकि वहां पे टेक्टोनिक अपहीवल्स हुए, अर्थक्वेक्स आए। तो सरस्वती की आप देखिए जो मेन 2 ट्रिब्यूटरीज थी वो थी यमुना और सतलुज। यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी थी। हाँ, तो मिशेल डेरिनो की जो किताब है जिसके बारे में आपने बात की, उसमें भी ऐसा मेंशन है कि प्रोबेबिलिटी यही है, जो चैनल्स पुराने ड्राई रिवर बेड्स के दिखते हैं उससे ऐसा पता चलता है कि यमुना पहले ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ जाती थी। और सतलुज जो वेस्ट में इंडस से ज्वाइन कर रही है वो ईस्ट की तरफ आती थी। तो सतलुज और यमुना के बीच में सरस्वती थी। तो ये 2 उसकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज थी। सो अर्थक्वेक के कारण इन 2 रिवर्स की डायरेक्शन चेंज हुई होंगी ओवर इयर्स, ओवर हंड्रेड्स ऑफ मतलब ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। राइट। तो वो ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और धीरे 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 करके सरस्वती का पानी कम होने लग गया। सरस्वती खुद भी अंडरग्राउंड चली गई। ऐसा हमारी मान्यता भी है कि सरस्वती अंडरग्राउंड है। राइट। वो तभी हो सकता है अगर टेक्टोनिक अपहीवल्स हुए हो, अर्थ की क्रस्ट हिली हो, तो पानी जो है वो नीचे ट्रैप हो गया रिवर का। और ऐसी कहानियां भी हैं पुराणों में जिसमें ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती को एक बहुत ही भयानक अग्नि थी जो डिस्ट्रक्टिव पावर थी, वो अगर धरती पे पहुंच जाती तो धरती डिस्ट्रॉय हो जाती। अच्छा। तो ब्रह्मा खुद सरस्वती को बोलते हैं कि ये काम तुम ही कर सकती हो, तुम्हें इसको लेके जाना पड़ेगा समुद्र तक। क्योंकि ये सबसे बड़ी रिवर थी उसलिए। हाँ। तो और जहां जहां उसमें मेंशन है ऐसा स्टोरी में, आई फॉरगॉट कौन सी पुराण में है, आई थिंक स्कंद पुराण में है शायद, पर उसमें मेंशन है कि जहां तुम्हें लगे कि ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तुम अंडरग्राउंड चली जाना। मतलब तो तुम्हें आराम मिलेगा। और फिर अल्टीमेटली सरस्वती का जो काम था वो था उसको पानी में समुद्र में डिपॉजिट करना, वेस्टर्न ओशन में। और एंड में जाके सरस्वती 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। क्लियरली इट्स अ डेल्टा। राइट। डेल्टा के टाइम ही रिवर ऐसे। राइट। सो बहुत ही ज्यादा जियोलॉजिकल डिटेल्स हैं ये। खैर वेदों में नहीं है, पुराण में है, पर लेकिन वेदों में हमें सरस्वती का पता चलता है, पुराणों में हमें डिटेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वेदों को अगर आपको समझना है तो आपको पुराण भी पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। तो दिस मेक सेंस यहाँ पे जो आपने बात की। एग्जैक्टली। देखिए काफी लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं पुराणों को, बोलते हैं कि अरे पुराणों में तो इतने इंटरपोलेशन है, पुराणों की तो स्टोरीज कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ये है वो है। पर आप पुराणों को पढ़े बिना वेदों को नहीं समझ सकते हैं। राइट। आप वेदों से मंत्र जरूर सीख सकते हैं, आपको ये पता चल सकता है कौन से देवताओं की देवियों की पूजा की जाती थी, पर उससे ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा। वो कहानियां डिटेल पुराण लिखे ही इसलिए कहते कि उनको एक्सप्लेन किया जा सके। राइट। क्योंकि वेदों को समझना सबके बस की बात नहीं थी। सो वेद जो हैं वो हैं एक स्कॉलरली क्लास के लिए, पंडितों के लिए। पुराण जो है वो है मासेस के लिए, कि वही इंफॉर्मेशन कैसे आप शेयर करें ताकि हर कोई उसको पढ़ सके और हर एक का उसका उद्धार हो सके। इसीलिए रामायण महाभारत को भी 5वां वेद कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। ओके, सो हम आर्यन इन्वेजन की बात कर रहे थे। तो वही डिबंक कैसे किया जा सकता है? तो आर्यन इन्वेजन का देखिए पहले तो कोई प्रूफ है नहीं। दूसरा, अब जो एविडेंस आ रही है जैसे सरस्वती का रिवरबेड हमें मिल गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते थे उसके मैक्सिमम साइट्स सरस्वती के अराउंड निकले।
उसके अलावा उससे पुरानी और सभ्यताएं हमें मिल रही हैं, सिनौली में मिल रही हैं। सो चैरियट्स हमें इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, बाहर से आते हुए नहीं मिल रहे हैं। राइट। तो उसको ना बहुत स्मार्टली मॉडिफाई करके हिस्टोरियंस ने जो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के हैं, उन्होंने उसको बना दिया आर्यन माइग्रेशन। इन्वेड नहीं किया उन्होंने, ठीक है, मान लिया भाई चलो इन्वेजन नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, पर उन्होंने माइग्रेट पीसफुली माइग्रेट करके पीसफुली माइग्रेट किया और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ का जो कल्चर है उसमें वो एसिमिलेट हो गए, विच इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेद हैं या पुराण हैं, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं मिलता कि हम लोग बाहर से आए हैं। ओके। हमारी जो हजारों साल की हिस्ट्री है उसमें कहीं पे तो मेंशन होना चाहिए ना। ये ऐसा भी मेंशन नहीं आता कहीं पे कि कुछ लोग बाहर से आए थे? बिल्कुल भी नहीं है। ओके। इनफैक्ट हमेशा जो मेंशन किया जाता है वो जैसे मैंने कहा नदियों का जो मेंशन है वो ईस्ट से वेस्ट है, अंदर से बाहर की तरफ मेंशन है नदियों का, बाहर से अंदर की तरफ नहीं है कि जैसे उनको नदियां दिखती गई वैसे उन्होंने मेंशन किया। इट इज द ऑपोजिट वे। पुराणों में जो मेंशन है वो यही है, मूवमेंट आउटसाइड। सो जैसे पुराणों में एक कहानी है ययाति की। तो ययाति एक राजा थे और उनके जो 5 उनके पुत्र थे, उसमें यदु, पुरु, द्रुयु, दुर्वासा ऐसे थे। सो उनके सिर्फ एक पुत्र जो सबसे यंगेस्ट थे, पुरु, उन्होंने उनसे ययाति ने उनसे खुश होके उनको राजा बनाया। उसके पीछे एक पूरी कहानी है। और बाकी जो 4 पुत्र थे उनको अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया। तो हमारे पुराणों में मेंशन है कि ये बाहर चले गए, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। कोई साउथ ईस्ट में गया, कोई साउथ वेस्ट में गया, कोई नॉर्थ वेस्ट में गया, कोई नॉर्थ में गया। अनु, द्रुयु वगैरह सब उधर उधर गए। और अनु और द्रुयु के जो वंशज हैं उनको मानते हैं यवन। ओके। जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते थे, ग्रीक्स जो थे, पर्शियंस जो थे। ओके। सो ये हमारे पुराणों के हिसाब से जो आउटसाइडर्स थे ये बेसिकली डिग्रेडेड आर्यंस थे। ओके। दे वर डिग्रेडेड आर्यंस जिनको निष्कासित किया गया था। उनको जब हराया, काफी राजाओं की स्टोरीज ऐसे कि उन्होंने हराया तो उन्होंने उनके लिए रूल बना दिया कि तुम हेड आधा शेव करके रखोगे, या आगे का पार्ट शेव करके रखोगे, ये वो, या तुम मूछें नहीं रख सकते। ऐसे ऐसे उनको पनिशमेंट्स दी गई थी कि वो उनकी जनरेशंस याद रखेंगे कि उनको निष्कासित किया गया है। ओके। सो हमारी स्क्रिप्चर्स में हमेशा स्टोरीज है इंडिया से बाहर जाने की, इंडिया के अंदर आने की कहीं पे नहीं है। आपने जो कहा कि ये जो गए यही ग्रीक्स थे, तो जो हम ग्रीक सिविलाइजेशन भी कहते हैं वो इनसे बनी? मतलब ये एक थियरी है। अब कहना एकदम मुश्किल है कि पूरा का पूरा वो इंडिया से ही माइग्रेशन हुआ था, पर जो भी वहाँ के भी बिलीव्स थे, अगर आप देखेंगे इंडो यूरोपियन जो बिलीव्स हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन रिलीजन जो थे, गॉड्स जो हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ओके। सो अभी तक वेस्टर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल किया ये सब, पर ये जरूरी नहीं है। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं अब इंक्रीजिंगली ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि इंडिया से आउटवर्ड्स माइग्रेशन हुआ है। ओके। और ये एक पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं? आपके पास क्या प्रूफ है कि वेस्ट टू ईस्ट ही हुआ है ट्रांसमिट, ईस्ट टू वेस्ट क्यों नहीं हुआ? और इनफैक्ट अगर आप जेनेटिक स्टडीज देखेंगे तो बहुत मिक्स्ड स्टडीज हैं जिसमें पता चलता है कि इंडिया से अफ्रीका से एक्चुअली निकले, जब ह्यूमैनिटी बाहर निकला तो इंडिया में क्लोजेस्ट हैं हम जेनेटिकली अफ्रीकन्स के। हाँ, राइट। और इंडिया में अबाउट 60,000 ईयर्स पहले ह्यूमैनिटी पहुंच चुकी थी। और इंडिया से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं। ओके। जो नॉर्थ गई, वेस्ट गई, ईस्ट गई। जो कुछ अफ्रीका से निकले अबोरिजिनीज जिनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, न्यूजीलैंड वगैरह में है। सो वो, और अंडमान में हमारे ट्राइब्स हैं। ये एक रूट था जो ह्यूमैनिटी ने लिया वाया सी। ओके। तो वाया सी भी वो पहले इंडिया पहुंचे होंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने कहा कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट है। तो जो ये आर्यन इन्वेजन तो खैर हमने डिस्प्रूव कर दिया, बट आर्यन माइग्रेशन जो भी कहा जाता है, अंदर से ही लोग बाहर गए एंड वही लोग माइग्रेट करके वापस से फिर भारत आए। वापस आने का कोई मतलब नहीं था उनका, क्योंकि वो निष्कासित थे। ओके। तो हमारी स्टोरीज के हिसाब से जो राजा यहाँ पे रहे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई, जो बाहर गए उन्होंने अपनी बनाई। पर अगर आप देखेंगे इसके अवशेष जो है वैदिक गॉड्स आपको बाहर की कंट्रीज में भी इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। जैसे कि टर्की जो अभी एक कंट्री है उसमें पुरानी सिविलाइजेशंस थी जिसमें हिटाइट्स थे, मिटानी थे। तो एक ट्रीटी है ऑलमोस्ट अबाउट 1400 BC की
जिसमें हिटाइट और मिटानी किंग्स की एक ट्रीटी है और उसमें मेंशन है 15-20 गॉड्स मेंशन है, पर उसमें 4 वैदिक गॉड्स भी मेंशन है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य है। ओके, नसत्य कौन से गॉड है? अश्विनी कुमार। अच्छा, ओके। सो ये 4 वैदिक गॉड्स उसमें मेंशन है, इमेजिन कीजिए। डैम। तो क्लियरली एक मेमोरी उनके पास थी कि हमारे ये गॉड्स भी हैं। सो चाहे हिटाइट्स हो चाहे मिटानी हो, दोनों में से एक जरूर उनको मानते थे क्योंकि उनके एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन किया है। इनफैक्ट अगेन ये जो राजा थे, इनमें नाम जो है वो बहुत ही संस्कृत साउंडिंग नेम्स है। जैसे एक राजा थे तुशरत, दशरथ से बहुत मिलता जुलता है। तो तुशरत जो थे, उनकी बेटी मैरिड थी इजिप्ट के फारो से। ओके। और आई थिंक अम्हेनोतेप उनका नाम था। और तूतनखामुन अगर किसी ने सुना होगा, इजिप्शियन टूम्ब उसका बहुत फेमस है फारो का, क्योंकि वो एक टीनेज किंग था जो मर गया था बहुत जल्दी। और उसका टूम्ब वाज द मोस्ट रिचेस्ट। करेक्ट, हाँ। सो तूतनखामुन का अगर किसी ने नाम सुना हो तो वो उसके पिछले जनरेशन में ये रिश्ता हुआ था। सीरियसली? यस सर, आई हैव बीन टू दैट टूम्ब एंड वहां पे मुझे कभी नहीं पता चला कि ऐसी कोई चीज थी। मतलब लिटरली दे हैव नो क्लू प्रोबेबली, या वो उसे प्रोपोगेट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाट। नहीं, आई थिंक उनको भी पता नहीं होगा। और इनफैक्ट अगर आप ये ट्रीटी जो हुई थी ना, इसका ये हुई थी एक डिस्कवरी जो हुई थी ये, क्योंकि टैबलेट्स पे है ये लिखी हुई, इंस्क्रिप्शंस है। तो स्टोन टैबलेट्स पे ये कार्व की हुई है ट्रीटीज। और ये जो ट्रीटी है ये मिली थी टर्की में बोगस कोई में। बोगस कोई एक जगह का नाम है। और अगर आप बोगस कोई सर्च करेंगे ना ऑनलाइन विकिपीडिया पे, वहां पे कहीं मेंशन नहीं मिलता इस ट्रीटी का। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि ये सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन है और ये ब्रिटिश म्यूजियम में प्रेजेंट है। ये कहाँ मिले थे इंस्क्रिप्शन? बोगस कोई में, टर्की में। बट वहां पे उन्हें आज नहीं पता ये चीज? उन्हें पता होगा या नहीं होगा, शायद उतना अटेंशन नहीं पता है। ओके। इंटरनेट पे बोगस कोई अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप बोगस कोई इंस्क्रिप्शन सर्च करोगे ना, तो आपको काफी सारे इंडियन साइट्स मिलेंगे जहां ये मेंशन है। लेकिन विकिपीडिया पे अगर आप देखोगे तो बोगस कोई में मेंशन ही नहीं है कि ऐसी कोई ट्रीटी हुई है। पर वो ब्रिटिश म्यूजियम में प्रेजेंट है। ओके। क्ले टैबलेट्स, और उसमें वहां पे लिखा हुआ है साइट ऑफ लोकेशन बोगस कोई। ओके। जहाँ पे डिस्कवर की थी। सो बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी है जो प्रोपोगेट नहीं की, या बहुत सारा यू नो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पर जैसा हम खुद को अपने रिसर्च करके, खुद की अपनी एक्सकवेशंस करके जो इंडिया के अंदर है, कम से कम वो तो ढूंढ सकते हैं।